जब चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ी, उनका मतभेद नेहरू जी के एक विचार से मतभेद हुआ था। उस टाइम पे हमने उन्हें एक ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन में अपना नाम लिखा था महकार सिंह। तो उन्होंने पेन से लेके उसमें कि सरदार महकार सिंह। तो जब से मैं अपने नाम पे सरदार महकार सिंह लिखता हूँ। सेना बना रहा, कोई दल बना रहा, कोई वो कर रहा, वो करके अपना, तो इस तरह से लोग दिखाए की तरफ ज़्यादा है, समाज सेवा से ली जो है उसकी तरफ ध्यान लोगों का बहुत कम है। नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में हम सदियों के अनुभव और यादों को साझा करने की कोशिश करेंगे। आज के हमारे गेस्ट बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वो एक सफल राजनीतिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनका सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में दशकों का अनुभव है। राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता होने के अलावा वो एक प्रोग्रेसिव किसान भी हैं, जिन्होंने खेती में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर नए आवाम स्थापित किए हैं। इसके अलावा वो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, जो एक सफल रिसर्च कंपनी संबोधि के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर होने के साथ साथ वो एक एनजीओ के सेक्रेटरी भी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट महकार सिंह जी का। नमस्कार। और इनसे हम राजनीतिक, सामाजिक और किसानी मुद्दों पर बातें साझा करेंगे, बातें और यादें साझा करेंगे, दशकों का अनुभव साझा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। महकार सिंह जी, आप बताइए कि आपका राजनीतिक जो अनुभव है वो कहाँ से शुरू हुआ? मेरा राजनीतिक कैरियर जो है वो छात्र जीवन से शुरू हुआ था। और जब कल्याणकारी इंटर कॉलेज में पहली दफ़े ये छात्रों के चुनाव हुए, उसका मैं अध्यक्ष चुना गया और उसी से मेरी फिर राजनीति में रुचि बढ़ती चली गई। और जैसे जैसे समय गुजरता गया तो विभिन्न राजनीतिक हस्तियों से परिचय होता गया और इसी तरह ये समय गुजरता गया और मैं आज आपके सामने उन्हीं अनुभवों को साझा करूँगा और जिसमें विशेष रूप से चौधरी चरण सिंह मेरे जीवन के आदर्श और उनकी प्रतिभा हर क्षेत्र में आज के युग में भी और उनके युग में भी हमेशा जो राजनीतिक जीवन उन्होंने गुजारा उसका बहुत कम लोगों में ये समझो कि उनके सा व्यक्तित्व हिंदुस्तान में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ और उन्हीं के विचारों से मैं ओतप्रोत हूँ। और उससे अलावा शायद मेरे जीवन में कोई और नेता जगह नहीं कर पाया। चौधरी चरण सिंह को आप अपना एक मार्गदर्शक मानते हैं? ये हजारों नौजवान जब चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ी, उनका मतभेद नेहरू जी के एक विचार से मतभेद हुआ था। वे हिंदुस्तान में कलेक्टिव फार्मिंग चाहते थे, तो उन्होंने उस टाइम पर उसका विरोध किया और उस विरोध करने के बावजूद उन्होंने इसी विचार को सामने रख के कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और बाहर आ गए। और उसके बाद उन्होंने ये किसानों के लिए, गरीबों के लिए जीवन भर लड़ाई लड़ी और
उन्होंने कभी अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। ये मैंने भी, जैसे मैं चौधरी चरण सिंह के ऊपर थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश कर रही थी, तो ये एक बहुत बड़ी बात, मतलब हर जगह से मैं जब भी कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी तो यही बात सामने आ रही थी कि वो अपने सिद्धांतों के बहुत पक्के थे। उनका राजनीतिक जीवन, सार्वजनिक जीवन, उनकी मान्यता थी कि जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन को एक साथ रखेगा वही आदमी किसी समाज के लिए कार्य कर सकता है। कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और उन्होंने गहन अध्ययन किया किसानों का, गरीबों का, जो वंचित लोग थे उनका, और उन्हीं पे उन्होंने रिसर्च करके किताबें लिखी। और राजनीति केवल उनका जब भी सत्ता की प्राप्ति हुई तो इन लोगों के उत्थान के लिए ही उन्होंने सत्ता का उपयोग किया। और जब ये दिखाई दिया कि ये सत्ता उनके सिद्धांतों में आती है तभी उन्होंने सत्ता को त्याग दिया। वे कभी सत्ता के लोग ही नहीं रहे, इसीलिए वे राजनीति में लंबा जीवन सत्ता के प्रति नहीं बिता सके। ये मैंने भी उनके कुछ जीवनी में पढ़ा था कि अगर वो अपने सिद्धांतों से थोड़ा सा वो कर लेते, क्या बोलते हैं उसे आज की डेट में, एडजस्ट, तो वो शायद बहुत लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री भी रह सकते थे। हाँ, ये सच है कि जब उन्होंने ये कांग्रेस का त्याग किया और सारे देश में संदेश गया कि एक चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके लिए सत्ता का त्याग करके बाहर आए। और जब उन्होंने यूपी में पहला दौरा किया तो वे मुजफ्फरनगर आए और मुजफ्फरनगर शामली रोड पे बाई रोड में जा रहे थे। तो उस टाइम पे हमने उन्हें एक ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन में अपना नाम लिखा था महकार सिंह। तो उन्होंने पेन से लेके उसमें कि सरदार महकार सिंह, तो जब से मैं अपने नाम पे सरदार महकार सिंह लिखता हूँ। और पूरा जीवन सच्चाई, ईमानदारी, जो चौधरी चरण सिंह ने सिद्धांत अपनाए, हम उन्हीं पर चल के आज इस मुकाम पे हैं कि हम हर क्षेत्र में कामयाब हैं। तो सर, आप एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे कि आप एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो राजनीति में जब आपने कदम रखे तो फैमिली की तरफ से कैसा सहयोग था? फैमिली की तरफ से हमें हमेशा सपोर्ट मिला। हम संयुक्त परिवार था और संयुक्त परिवार में मुझे स्पेशल इस बात की छूट थी कि चौधरी चरण सिंह के साथ जितना भी आप जीवन बिता सकें तो उसके लिए मुझे कभी रुकावट नहीं, परिवार का पूरा सपोर्ट मुझे रहा है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि सरदार महकार सिंह जी मेरे ससुर भी हैं और इनके कुछ बड़े मज़ेदार किस्से घर पे डिस्कस किए जाते हैं कि पापा को राजनीति में थोड़ा सा एक्टिव रहने के लिए अलग से पॉकेट मनी भी मिलती थी और आज की डेट में अगर हम उसे कन्वर्ट करें तो वो बहुत ज़्यादा होती थी। तो इस तरह का सहयोग उनका एक भरोसा था शायद हमारे बड़े। ये तो हमारे लिए किस्म से गॉड गिफ्ट है कि राजनीति के साथ साथ आध्यात्मिक भी आदमी का होना बहुत ज़रूरी है। चौधरी चरण सिंह राजनीति के साथ साथ वे सनातन धर्म और कर्मकांड से बहुत दूर थे और सर्व समाज
में उनका विश्वास था, जात पात से बहुत दूर थे। और उन्हीं के प्रभाव की वजह से मेरे जीवन में, छात्र जीवन में, हम ये समझो कि उस टाइम पे पूरी मेरठ यूनिवर्सिटी के जितने भी कई हजार लड़के थे जो चौधरी चरण सिंह से उस टाइम पे जुड़े थे, और जो बहुत से लोग उसमें राजनीति में सफल भी रहे। तो सर, जैसे कि चौधरी चरण सिंह को किसानों का नेता कहा जाता है, तो ऐसी क्या खास बात थी उनमें कि उन्हें किसानों का नेता के नाम से संबोधित किया गया? जब वे कांग्रेस छोड़ कर आए उसके बाद में उन्होंने एक मुहिम चलाई, राजनीतिक, सामाजिक और अध्ययन भी किया, और जितनी जातियां थी जो बहुत थी, जो बड़े स्तर पे जो सामंत लोग थे, वे उनको दबा कर रखते थे, तो उन्होंने उनके अंदर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों चीज़ों को उत्थान करने के लिए उनके पॉजिटिव उनमें विचार भरे, और छोटे छोटे स्तर पर उनमें से नेतृत्व पैदा किया, और उनको इकट्ठा करके उन्होंने एक, ये समझो कि अपना अलग राजनीतिक पार्टी बनाई, लोक दल कर। पहले तो भारतीय क्रांति दल बनाया था उन्होंने, वो पहला चुनाव लड़े थे, उसमें सफल भी बहुत हुए थे, और वहीं से उनका किसानों के प्रति उभार इतना अधिक हुआ कि वे किसानों के मसीहा के तौर पर उन्हें लोग मानने लगे। और उन्होंने सबसे पहला काम, जब सत्ता में आए, तो जमींदारी खात्मे का काम किया था, और रातों रात किसानों को जमीन के मालिक बना दिए थे। तो भूमि सुधार का ये यूपी में पहला प्रयोग था, और जो सफल रहा। उसके बाद उन्होंने गरीबों के प्रति विशेष ध्यान दिया, और उनके राजनीतिक, सामाजिक उत्थान के लिए काम किया, और उन्हीं पे उन्होंने किताबें लिखी, भारत की गरीबी, उसका उन्मूलन। और उनका एक ही वो था उद्देश्य कि भारत की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। इस मुहिम में जो सामंती लोग थे वो उनके खिलाफ हुए, और उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, राजनीतिक भी और वैसे भी। लेकिन वे कभी अपने विचारों से अडिग नहीं रहे, और उन्होंने भारत के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री को सुशोभित किया। दुर्भाग्य रहा कि वे बहुत थोड़े टाइम के लिए प्रधानमंत्री रहे। ओके, तो आपका जो मुलाकात थी वो चौधरी चरण सिंह से पहली बार यूनिवर्सिटी में हुई, या कहाँ हुई आपसे आपकी मुलाकात पहली बार? पहला ज्ञापन जो हमने दिया था उसके 2 साल बाद कल्याणकारी इंटर कॉलेज में जो आए थे, तो वहाँ जो एक छात्रों की तरफ से भाषण दिया गया था, जो मैं अध्यक्ष था, तो क्योंकि मैं उनसे प्रभावित था, तो मैं जो वहाँ अपना विचार प्रस्तुत किए, तो चौधरी चरण सिंह को बड़े अच्छे लगे। उन्होंने मुझे एक पुरस्कार सहित अपना पेन दिया, और जो हमेशा मेरी यादगार के रूप में मेरे साथ रहा। तो उसके बाद करीब 4 या 5 साल के बाद संयोग से उनके कार्य क्षेत्र, क्रम भूमि जो थी राजनीतिक, वो छपरोली क्षेत्र था। तो वहाँ संयोग से हमारे भाई सर्विस में थे, तो मैं वहाँ इंटर कॉलेज में
छपरोली दाखिला लिया तो वहाँ में आते थे, तो वहाँ भी स्कूल में ही जब एक गोष्ठी थी तो उसमें जब मैं वो दिया तो उन्होंने पहचान के और मुझे फिर एक प्रोत्साहित किया। उसके बाद मैं 4-5 साल का वक्त रहा छपरोली के में, फिर बड़ौद, तो उनसे अक्सर भेंट होती रहती थी और मैं उनके बहुत नज़दीक विचारों से भी और उनके बहुत ही नज़दीक से मेरे संबंध हो गए। तो और मैं काफ़ी, जब तक मैं प्रधानमंत्री की शपथ ली, मैं निरंतर उनसे मिलता रहा और उनके जो भी विचार थे, जो भी उनका आदेश रहा, उसका पालन किया। तो सर, किसानों के अलावा मजदूरों पर उनका कैसा प्रभाव था? मजदूर भी उन्हें अपना मसीहा मानते थे। उनकी वे जितने भी यूपी के जितने भी ये छोटी जातियाँ थी, काची, कुर्मी, अहीर, लोध, जितने भी थे, ये सब उसे अपना देवता मानते थे, उनकी पूजा करते थे। यहाँ तक था कि कोई भी कार्य अगर उनके घर में संपन्न होता तो उनकी तस्वीर की पूजा करे बिना वे कोई कार्य नहीं करते थे। यहाँ तक कि जब चौधरी चरण सिंह ने अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए चलाने के लिए एक मुहिम करी कि भाई थोड़ा थोड़ा अंशदान सब करें, तो उसमें किसानों के साथ साथ मजदूरों ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और एक रोचक घटना है कि उस टाइम पे एक मुजफ्फरनगर के हरिजन थे, मासी नाम था उनका, उनके औलाद तो थी नहीं, लड़कियां थी, उनकी शादी हो गई थी, तो वे भी बहुत प्रभावित थे उनसे। तो जब उन्हें पता लगा कि चौधरी साहब पार्टी चलाने के लिए कुछ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनके 2 भैंस थी, तो उन्होंने दोनों बेच के और चौधरी साहब की पार्टी के लिए दान कर दिया। जब चौधरी साहब को पता लगा तो बड़े नाराज हुए, भाई ये तो तुम्हारी जीविका थी, मैं अंशदान लेता हूँ, किसी से आप ठीक हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उतना करिए जिससे आपके किसी जीवन को कि आपके परिवार को कोई प्रभाव ना हो। उन्होंने कभी किसी उद्योगपति से चंदा नहीं लिया। इसीलिए जितना भी उन्होंने कार्य किया वो केवल 80% जनता जो देहात में रहती थी उनके लिए काम किया। तो पहले के राजनीतिक जीवन, जैसे कि आपने चौधरी चरण सिंह के साथ भी समय गुजारा है, उसके बाद चौधरी अजीत सिंह के साथ भी समय गुजारा है, और जो उनके पोते हैं उनसे भी आप अक्सर मिलते रहते हैं। तो पहले की राजनीति और आज की राजनीति में क्या डिफरेंस है? पहली राजनीति सिद्धांतों की राजनीति थी। चौधरी चरण सिंह जैसे सही सिद्धांतवादी नेता तो बहुत मुश्किल हैं। उसके बाद में उनकी विरासत चौधरी चरण सिंह जी के जो पुत्र अजीत सिंह थे, उन्होंने ये विदेश में रहे, विदेश में पढ़े, इंजीनियर थे। चौधरी साहब नहीं चाहते थे कि ये सक्रिय राजनीति में आओ, लेकिन जनता का दबाव था। दबाव के बाद में उन्हें बुलाया गया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई ये जिस परिवेश में पढ़ा है ये तुम्हारी आकांक्षा की पूर्ति नहीं कर सकता। लेकिन वे आए और उन्होंने
बड़ी अच्छे तरीके से संभाला। ये जरूर था कि जो चौधरी चरण सिंह के सामंती लोग थे, उन्होंने राजनीतिक द्वेष से धोखा दे के उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। बार बार उनके यही बात सबसे ज़्यादा आड़े आती रही। तो उसके बाद में जयंत चौधरी जो हैं, इनमें चौधरी चरण सिंह की प्रतिभा झलकती है और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पार्टी को और किसानों की रहनुमाई एक दिन बहुत अच्छे तरीके से करें। इनमें एक वो इंटरेस्ट भी दिखता है जो चौधरी चरण सिंह का इंटरेस्ट था राजनीति में, वो इनका भी एक दिखता है कि उनको है उसमें कुछ करने की चाह है। हाँ, जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज की राजनीति एक किस्म से पैसे की राजनीति हो गई। बिजनेस ज़्यादा हो हाँ, गई है। बहुत ज़्यादा पैसा, हर कोई अपनी पार्टी के अपने लिए पैसा खर्च कर पब्लिसिटी, जो चीज़ नहीं है उसे बार बार पब्लिक के दिमाग में ऐसा कर दिया जाए कि यही सच है। एक झूठ 1000 दफ़े बोलने से हर आदमी उसको सच्चाई को समझता है कि झूठ होते पता है कि तो उसे सच समझता है। ये राजनीति का आज सबसे बड़ा, देश की राजनीति देश के लिए ना हो के पार्टी अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सत्ता को दूसरे को दबाने के लिए करते हैं। आज जो हालात देश में पैदा हैं, चौधरी साहब के अगर होते तो वो बड़े दुखी होते। तो सर एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे कि पहले अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, चौधरी चरण सिंह की जीवनी उठाकर देखूं तो उन्होंने किसानों के मुद्दे उठाए, मजदूरों के मुद्दे उठाए, एक तबके के मुद्दे उठाए। आजकल की राजनीति में मुद्दे उठते हिंदू के मुद्दे, मुसलमानों के मुद्दे। तो ये क्या डिफरेंस आ गया है दरअसल कि धर्म के ऊपर मुद्दे उठने लग गए हैं? आज के जो आज सोशल इंजीनियरिंग का हिसाब पहले भी था। पहले सोशल इंजीनियरिंग लोगों के उत्थान के लिए थी, अब सोशल इंजीनियरिंग कैसे किस जाति को किस तरीके से किस उससे अपनी तरफ किया जा सकता है, धर्म के आधार पे आप एक दूसरे के हिंदू मुस्लिम और इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि जिससे डिवीज़न हो और डिवीज़न हो के पोलराइजेशन हो जाए और सत्ता पर आप किसी भी तरह काबिज हो जाए। यही एक सत्ता में बने रहने के लिए ही ये सब आज के युग में हो रहा है। सर आपको क्या लगता है कि उनके, अगर आप संक्षेप में मुझे बताएं तो कौन से सिद्धांत थे जिन पे चौधरी चरण सिंह अड़िग थे? एक तो वे जातिवादी राजनीति के बहुत खिलाफ थे। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। देश के 80% जो जनता थी देहात की, उनके उत्थान के लिए क्या करना है, क्या उन्हें ज़रूरत है, क्या उनकी विशेषताएं हैं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, उनके अंदर पॉजिटिव विचार भरने, उन्हें ये बताना कि आप लोग सक्षम हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तीसरा, शादी ब्याह या जितना भी उसके वे खिलाफ थे कि कम से कम खर्चे में जो कर्ज ना हो, किसान पे या किसी मजदूर पे कर्ज ना हो। तीसरा उनका ये था कि वे हमेशा जो उनका आर्थिक दर्शन था वही उनका भाषण था
उसी पे में काम करते थे और जनता जहाँ कहीं भी था तो उनका ये था कि जो अच्छे लोग थे उनको आगे बढ़ाना समाज में, और लोग उनसे इतना प्रेम करते, कम से कम वे दिन में 250-300 लोगों से मिलते थे, ज़्यादातर नाम जानते थे। और उस टाइम पे उनके ऐसा नहीं था। आज भी और पहले भी हिंदुस्तान में कोई किसान मजदूरों का इतना बड़ा हितैषी पैदा नहीं। और भारत किसानों का ही देश है। हाँ, वो इसी उन्होंने इस पे किताब भी लिखी, भारत एक खोज, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान में गरीबी का कारण और इसका उन्मूलन, जमींदारा खात्मा, और इन्हीं पे उन्होंने अध्ययन किया, इन्हीं पे उन्होंने रचनाएं लिखी। और वे जो भी कुछ करते थे उसको लिखते थे। तो आज की जनरेशन चाहे तो उनकी जो किताबों हैं उनसे बहुत कुछ सीख सकती है, अपने जीवन में अपना सकती है, और अपनाने की बहुत ज़रूरत भी है। अगर हमें एक नया मुकाम स्थापित करना है तो हमें कुछ सिद्धांतों को लेकर चलना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और शायद सर भी मुझसे बात ऐसी है कि चौधरी चरण सिंह ने जिस का प्रतिनिधित्व किया, पूंजीपति उनके खिलाफ रहे, शोषण किया, क्योंकि जो कच्चा माल तैयार करते हैं, किसान हो कोई भी हो, तो उसको कम देर पे लेके फैक्ट्री में पैदा करके ये उद्योग के तो उससे कई गुना तो मिनिमम प्राइस वे चाहते थे कि कम से कम किसान को इतना मिले कि वो घाटे में ना जाए। अब किसान उस टाइम पे जब चौधरी चरण सिंह थे तो खेती जो थी वो बैलों से आधारित थी, सिंचाई के साधन कम थे, और साल में 2 ही फसल, केमिकल का उपयोग नहीं था, उत्पादन कम था, लेकिन लागत कम थी। इसलिए किसान अपनी फसल के दाम लेने के बाद में उसे कुछ न कुछ बचता था। आज के युग में उल्टा हो रहा, किसान की प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लागत बढ़ गई, लेकिन कीमत उसको नहीं मिलती। जिस किसान आंदोलन कर लो, कुछ ही कर लो, कोई सरकार पूंजीपतियों के उसमें किसान का कभी इतनी, जगह जगह आंदोलन भी हुए, सब कुछ हुए, लेकिन चौधरी चरण सिंह के वसूलों पे आज तक कोई गवर्नमेंट अंश मात्र भी फैसला नहीं ले सकी। यही कारण है कि आज किसान जगह जगह धरने, प्रदर्शन, अलग अलग ये प्रदेश की यूनियन और संगठन कितने ही कार्य कर रहे, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो। उसका कारण यही है कि सरकार नहीं चाहती कि किसान का को लाभकारी मोल मिले और इनका उत्थान हो। ओके, तो आप कहना चाहते हैं कि पहले प्रोडक्शन कम होता था, फिर भी किसान कुछ ना कुछ बचा लेता था, लेकिन आज की डेट में केमिकल्स यूज़ होते हैं, सब कुछ यूज़ होता है, प्रोडक्शन बढ़ गया है, पर किसान के हाथ में कुछ नहीं बचता है। हाँ, ये उल्टा हो गया। एक तो इससे किसान की जो ज़मीन है केमिकल की वजह से और दवाओं की वजह से ये बंजर होती जा रही है। तो किसान जब तक पैदावार कम नहीं करेगा,
देसी पहले वाले वो नहीं करेगा तो किसान बर्बाद हो जाएगा। खेती की लागत बहुत बढ़ बहुत गई। ज़्यादा है, इसीलिए लोग ये अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग वे हैं, और इस कदर किसान पे वो है कि जब चौधरी चरण सिंह जी के टाइम की बात है कि राजस्थान में जितनी फसल व पानी सिंचाई के साधन कम है, तो वे मसालों का उत्पादन करते थे, जीरा धनिया ये जितने भी, और वैसी फसल, तो सरकार ने वहाँ उन पर टैक्स लगा रखा था। तो चौधरी चरण सिंह जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला काम किया कि वे टैक्स खत्म किए। उत्तर प्रदेश में ये गन्ने की फसल है, खंडसारी उद्योग वहाँ था, क्रेशर थे, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी, वो सब खत्म कर दिए मिलों के ऊपर। और तो चौधरी चरण सिंह ने किसानों को कहा भाई अपने कोल्हू लगाओ पावर के, जिससे अपना गुड़ पैदा कर सकें। तो आज भी किसानों को जो लाभ अपने मील के बजाय जो खड़े कोल्हू हैं उन पर अधिक मिलता है। तो अब तो जैसे कोल्हू देखने को मिलते ही नहीं है। हाँ, बहुत कम। अब गन्ना सीधा मील में चला जाता है। हाँ, कम है, बहुत कम हो गया। हमारे यहाँ हमारे गांव में ये पावर कोल्हू 35 थे, आज एक नहीं है। सब मैंने भी गन्ना सुना मिल है, जैसे सब 7% गन्ना मिल में जाता है। मेरे पापा भी बताते थे कि कोल्हू से सीधा वो कुछ तो उस समय सोच कितनी ऊपर थी कि किसान सिर्फ कच्चा माल नहीं देंगे, वो उसका कुछ प्रोडक्ट भी बनाकर देंगे। बट उसको हमें ऊपर ले जाने के बजाय हम डिग्रेड हो गए हैं कि किसान को फिर से वही कच्चा माल सप्लाई करते हैं, फिर उसका वेट करते हैं कि क्या दाम लगेगा क्या नहीं लगेगा। ये सरकार कोई भी हो, जो लाभकारी मूल्य तो बहुत दूर की बात है, जो लागत मूल्य किसान का है उसे भी देने की, ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकते। किसान अनाज पैदा करता है, अनाज पैदा करने में पर कुंटल जो उसकी लागत है, अगर वो 2000 रुपये आ रही, 2000 रुपये उसका खरीद मूल्य रख दिया, किसान को क्या बचा? और उसे खरीद के किसान के बजाय मजदूरों को राजनीतिक लाभ के लिए फ्री राशन में तो देने को तैयार है, लेकिन किसान को लाभकारी मूल्य देने की कारण कि किसान अगर मजबूत हो गया है, मजदूर मजबूत राजनीतिक तौर से आर्थिक तौर से मजबूत हो गए, तो वे जो राजनीतिक लाभ इनसे लेते हैं डिवाइडेशन करके, राजनीतिक ध्रुवीकरण करके और सामाजिक ध्रुवीकरण करके, वो नहीं ले सकते। और मुझे भी लगता है कि अगर किसान हमारा एक सशक्त हो जाएगा तो बाकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो अपने आप क्रिएट हो जाएंगे और उनको वो अपने आप ही सशक्त हो जाएंगे, उनको फ्री राशन देने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ये तो जहाँ तक जब तक चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा थी उसके अनुसार तब्दीली नहीं आएगी तो ना देश तरक्की करने का और ना ही आज के युग में ये जितना एक किस्म से ये समझो कि पहले तो हमारे देश में पंचवर्षीय योजना और ये इससे एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़, अब तो वो भी सब खत्म है। अब तो ये समझो कि राजनीति इतनी होगी कि किसी भी तरीके से आप इलेक्शन जीतो और
जनता का कोई सरोकार अब ज़्यादातर पार्टियों को नहीं रहा। उद्योगों पर ज़्यादा हाँ, उद्योग, किसानों को सर्वस्व थोड़ा सा दरकिनार किया जा रहा है। ठीक है, तो जो पहले के फार्मिंग मेथड थे और जो आज के फार्मिंग मेथड हैं वो कैसे चेंज हुए हैं? पहले जो थे वो तो बिल्कुल सादा वो था। किसान मतलब ये समझो कि मवेशी रखता था, बैल भैंस, और उनसे देसी खाद अपने खेत में डालता था, उन्हीं से खेत तैयार करता था। ना ज़्यादा उसमें सिंचाई की वो अच्छी क्वालिटी का, भले ही उत्पादन कम हो, लेकिन उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। उसको आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल देते हैं। अब मुश्किल से, अब अगर किसी ज़मीन को आप 4-5 साल तक बिना केमिकल के उस पर डालें, जब जाके वो चीज़ आओगी, नहीं तो ज़मीन में इतना केमिकल पड़ा है वो आता है। इसी वजह से पशु भी बहुत पशु भी चारे में आएगा, इंसान भी बहुत बीमार है। जो दुनिया में दवाएं प्रतिबंध हैं वे सारी हिंदुस्तान में बिक्री, उन पर कोई रोक नहीं। दवाओं का कारोबार चल रहा है सब। यही कारण है कि आज देश में जो तरक्की दिखाई जा रही है वो ऊपर है। जब तक पैसे का सर्कुलेशन चौधरी चरण सिंह की नज़रिए से नहीं होगा, उनका नज़रिया ये था कि किसान पे पैसा अगर आएगा तो जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, पहले 7 परिवार जुड़े होते थे, उसमें एक बढ़ी होता था, एक लोहार होता था, धोबी होता था जो कपड़े धोए, तो इस तरह से 7 परिवार जुड़े हुए थे। और किसान के साथ जो मजदूर था वो उसमें साझेदार रहता था, और तो वो समय बंटता था, और आखिर में वो बाजार में जाता था, बाजार से तो पूरा वो जितने आदमियों में को पैसा जाता था वो सबके लिए तरक्की। अब क्या है, अब तो जो एक प्रोडक्ट हुआ और फैक्ट्री में तैयार हुआ, एक बीच का लेवल का जो बाजार तैयार हो गया, ये समाज तैयार हो गया, जो वे उन्हें ऑनलाइन खरीदते हैं, पैसा ऊपर से ऊपर ही, तो जो नीचे का तबका है वो सर्कुलेशन में नहीं आता, उसमें भागीदार ही नहीं है। हाँ, कम भागीदारी है। तो जो गन्ने की खेती है वो उसमें क्या चेंज आए हैं? पहले से बेटर हुई है या फिर कैसे? गन्ने का उत्पादन पहले से बढ़ा है। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो गन्ने का उत्पादन की नई वैरायटी और नई तकनीक, उससे गन्ने का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन लागत उसके साथ साथ बढ़ती चली गई और किसानों को इतना लाभ नहीं प्राप्त होता जितना लागत के हिसाब से। इसीलिए किसान बागवानी और दूसरी चीज़ों की तरफ बहुत रुख कर रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी बेल्ट है गन्ने की, और ये चौधरी अजीत सिंह की देन है कि इन्होंने अपने टाइम में बहुत मिलें लगवाई, उनका सुधार किया। पहले कोई भी मिल लगाने के लिए 35 किलोमीटर का एरिया था, उसे घटा के 15 किलोमीटर किया, तो जो ज़्यादा गन्ना
मिल पर जाने की वजह से थोड़ी किसान की उसमें सुधार हुआ। और गुड़ जो बन रहा था मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ी मंडी थी, गुड़ का उत्पादन कम हुआ, इसीलिए कोल्हू में गन्ने का भाव मिल के भाव से ज़्यादा है और गुड़ की डिमांड चीनी के मुकाबले अब ज़्यादा है। क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों को समझ भी आने लग गया कि चीनी के कितने नुकसान। हाँ, ये तो समय के अनुसार बदलता है। पहली खेती में अब में बड़ा अंतर है। जब चौधरी चरण सिंह कृषि मंत्री हुए और ये इन्होंने ब्लॉक स्थापित किए, उसमें एग्रीकल्चर के डिप्लोमा होल्डर करके किसानों को ट्रेनिंग दी। और पहले ये था कि ज़्यादातर ये गेहूं की खेती की थ्रेसिंग बैलों से होती थी, तो उसमें हवा चलती थी तो वो अलग, तो उसके लिए एम्बर चरखे और बहुत से इंस्ट्रूमेंट उन्होंने उस टाइम पे। फिर अब धीरे धीरे ये टेक्निकल बढ़ती चली गई और किसान पहली जो खेती का तरीका था उसे छोड़ के बिल्कुल दूसरे तरीके पे आ गया। उसमें लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई, इसीलिए आज का किसान कर्जबंद है। और सबसे बड़ा मेन कारण जो है, हाँ, ये मैंने भी मतलब जैसे कि मैंने देखा है कि किसान दिखता बहुत अमीर है, पर जब हकीकत पता चलती है तो उनके सर पे कर्जे होते हैं। जब से ये किसान का क्रेडिट कार्ड का सिस्टम चला है तो जरूरत के हिसाब से किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा लेके उससे टाइम पे नहीं दे पाता है। उस पर पेनल्टी पता नहीं क्या क्या लगता है, वो बढ़ता चला जाए। किसान ये सोचता है कि मैं से पैदा होकर इसमें, लेकिन जैसे ही वो पैसा आना शुरू हो धीरे धीरे उसमें खेती में लगाता चला जा, और जब देने का नंबर आवे तो पैसा इकट्ठा नहीं होता। तो इसलिए किसान दिखाई जरूर देता है, लेकिन आज की तारीख में किसान से बड़ा कर्जदार मजदूर की हालत ठीक है, किसान की खराब होगी। क्योंकि उसको एक वो लोन लेने का ऑप्शन मिल गया और वो लोन उन्होंने ले लिया, पर वो फिर चुका नहीं दे पाते। ठीक है, तो आपको क्या लगता है जैसे आज का युवा है वो नौकरी के बजाय सिर्फ फार्मिंग को अपना एक ऑप्शन मान सकता है कि कैरियर ऑप्शन मान के चले? हाँ, जो लोग ये बिना केमिकल की खेती करके उसकी ऑनलाइन बिक्री करते हैं, वे कुछ लोग सफल हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाएंगे उनकी भी स्थिति यही हो जाएगी। क्योंकि आज के युग में हर कोई बिना केमिकल के जो खाद्य पदार्थ है उनको चाहता है, और उनकी गुणवत्ता केमिकल से उत्पादित जो खाद्य पदार्थ हैं वो तो इतने जहरीले हैं कि उनसे तो आदमी खाने के बाद बीमारी होगा। इसीलिए जो युवा है वो इस ओर बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसमें ऐसा किया जाए कि जो केमिकल रहित उत्पाद जो है पैदा करे जाए, और ऑनलाइन बिक्री उनकी डिमांड भी ज़्यादा है और उन्हें फ़ायदा भी है। इसलिए युवा बहुत कोशिश में है कि इस तरह कुछ किया जाए। और सर एक और चीज़ मुझे बताइए कि जैसे उधर जब मैं जाती हूँ शादी के बाद, जब मैं पहली बार उधर गई तो मैंने देखा वहाँ पे बाग बहुत हैं, मेरे साइड पे ऐसा नहीं है। तो आलू और गन्ने की खेती छोड़ के वो लोग बाग पे कैसे स्विच हुए? आलू
गन्ना। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ की मिट्टी आलू के लिए मुफीद है, वे सिर्फ आलू और गन्ना बोते हैं। बहुत सी जगह ऐसा है कि जहाँ गन्ने की फसल लागत करने के बाद भी इतनी फसल नहीं दे पाती, तो उन लोगों के लिए आसान ये हुआ कि वे बाग की तरफ प्रभावित हुए। और हमारे एरिया में ये ज़्यादातर अमरूद, आम, लीची, ये इनका, तो ये गन्ने से इसमें थोड़ा अच्छा प्रॉफिट है। इसीलिए हमारे मुजफ्फरनगर एरिया में गन्ना और बाग, और क्योंकि मुजफ्फरनगर और मेरठ या आसपास जितना भी पश्चिमी यूपी है, ये एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत अधिक जागरूक है टेक्निकली, और हर फसल में। तो जहाँ जो ये उत्पादन अच्छा ले सकता है किसी फसल का, और शहरों में सप्लाई सब्जी की, वैसी बहुत लोग ऐसे हैं जो इस तरफ बढ़ रहे हैं, बिना केमिकल की खेती की तरफ। एक कारण ये भी है कि बाग लगाने में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती या उतनी देखरेख नहीं करनी पड़ती जितने गन्ने की खेती में आपको समय देना पड़ता है। नहीं, बागवानी में भी अब काफ़ी बदलाव आया है। इसमें अगर आप बाग की फसल ऐसे टाइम पे लेंगे जहाँ सर्दी की फसल है, जैसा आम की है और लीची है, अमरूद है, तो इनकी फसल में अंतर है। हमारे यहाँ लेट आती हैं और उधर की पहले, तो इसलिए भाव लेने के लिए किसान अब अलग अलग टेक्निक के हिसाब से कोशिश करते हैं कि उन्हें लाभकारी मूल्य मिल जाए। तो जैसे कि समाज सेवा से आप जुड़े हैं, तो समाज सेवा के कुछ मज़ेदार किस्से हमारे ऑडियंस के लिए। समाज सेवा ये एक ऐसा विषय है कि अगर आप आत्मसंतुष्टि के लिए समाज सेवा में हैं, तो उससे आपके दो लाभ होंगे। एक तो आपकी जो आत्मिक पावर है उसका उत्थान होगा और आत्मसंतुष्टि होगी। आप कभी भी नेगेटिव विचार जो किसी भी रूप में आप आज सामाजिक भी वैसे भी जो चारों तरफ से हैं उनसे बचेंगे भी, और यही आदमी का एक किस्म से चिंतन जो है वो पॉजिटिव तरफ जाएगा। यही समाज का, आप कोई भी कार्य ये सोच के मत करो कि इससे हमें कुछ प्राप्ति होगी, जैसे कि आज का युवा करता है सोशल मीडिया पे फोटो डालने के लिए। ये तो एक किस्म से हर चीज हिंदुस्तान में एक उद्योग का रूप ले चुकी। आप ये जितना भी अगर इसको सही रूप से इस्तेमाल करेंगे तो आप और नहीं तो इसमें परेशानी ज़्यादा है। और समाज सेवा, बहुत लोग ऐसे हैं जिन पे पैसा है, वे जगह जगह कहीं अगर फंक्शन हो रहा तो उसमें लंगर लगाते हैं और तरह तरह की। हमारे यहाँ एक मुजफ्फरनगर में एक कावड़ यात्रा चलती है, और उस कावड़ यात्रा में हर तरह का आदमी
जाता है और उसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से एक किस्म से छूट वे कुछ कह नहीं सकते क्यों, तो उसमें जितने नशे हैं, जितने छोटे मोटे अपराधी हैं, 50% वे उसमें चलते हैं। फ्री खाना है, 1 महीने पहले चलते हैं वे आहिस्ता आहिस्ता। मुजफ्फरनगर में हमारे जानकार राम कुमार सर्राफ हैं, उन्होंने टाउन हॉल में बहुत बढ़िया अच्छा स्टॉल लगा रखा है खाने का। उसका तो एक कावड़ वाला जो यात्री था वो पेशाब करने के लिए गया, उस खंबे में करंट था तो करंट लग उसके, तो सारे उन्होंने जो है पता करा कि ये किसने लगवाया, तो उसे बड़ा प्रताड़ित किया उसके साथ बड़ा। तो उसने जब भी कसम खा ली कि आज के बाद में कभी मैं समाज सेवा का ऐसा वो जा कहीं नहीं करूँगा। उसके बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनकी भावना अच्छी थी, लेकिन ये बहुत से दिखावे की उससे, बहुत से सेवा भाव की वजह से भाई की, तो उनमें अच्छे लोग भी हैं जो उसमें जाते हैं, लेकिन इसका रूप बदल गया। डाक कावड़ चलेगी, उसमें भागम भाग रहेंगे, स्पीड तय, जाना आना, एक्सीडेंट होने, मौत होनी, प्रशासन के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी ये। लेकिन क्योंकि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसे बढ़ा दिया जा रहा है, ये धार्मिक ना होके तो राजनीतिक की तरफ ज़्यादा, और इन्हें तरह तरह की छूट और इससे और बढ़ा होता था। जहाँ करोड़ों आदमी का चलते हों जैसे, और वहाँ पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो किसी न किसी तरह से तो कोई ना कोई दुर्घटना कुछ न कुछ घटित जरूर होती है। और फिर उसमें जो समाज सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर कोई समाज सेवा करने के लिए बहुत उपाय हैं। आप समाज सेवा करिए, ज़रूरतमंद के लिए, जो बच्चे पढ़ाई के योग हैं उनकी फीस का इंतज़ाम करिए, जो वंचित हैं, जो पढ़ाई नहीं कर सकते उनके पढ़ाई के लिए, और बहुत चीज़ हैं उनके लिए आप काम कर सकते हो। जितना खर्चा इनमें हो, अगर मैं बजाय इसके इस तरह से करें तो पता नहीं कितने घर सुधरें। तो इस तरफ की बजाय दिखावे की तरफ दुनिया ज़्यादा बढ़ रही, और सामाजिक अगर कोई कार्यकर्ता भी है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाएंगे, पर उसका प्रचार प्रसार करेंगे, तो अलग अलग नाम से कोई सेना बना रहा, कोई दल बना रहा, कोई वो कर रहा, वो करके अपना, तो इस तरह से लोग दिखाए की तरफ ज़्यादा है। समाज सेवा से लिए जो है उसकी तरफ ध्यान लोगों का बहुत कम है। ओके तो जैसे कि आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, संबोधि एक सफल रिसर्च एंड कम्युनिकेशन कंपनी है संबोधि, तो संबोधि के साथ आपका अनुभव कैसा है? संबोधि ये जो हमारा ये कुलतार सिंह है, ये पढ़ाई के बाद में इन्होंने बड़ी मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद में अच्छी कंपनी में A to Z रिसर्च की कंपनी थी, उसमें काम किया। तो वहाँ सीखने के बाद में इसके अंदर ये भावना आई कि मुझे कुछ न कुछ अलग करना है, और हमारी पूरी जीवन की एक तपस्या के रूप में इसके विचार
आए और विचार आने पे इसने ये प्रस्ताव रखा कि मैं अपनी कंपनी खोलना चाहता हूँ और ये सर्विस। तो उस टाइम पे हमने, ना तो हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि हम इतना योगदान कर सकें, तो हम यहाँ ये लड़की जो सुरजीत कौर है, इसकी यहाँ दिल्ली में सर्विस लगी थी, ये इसने भी वो कर लिया था। तो आपस में जब हमने ये करा तो उसने कहा भाई हम सब मिलके इसमें मदद करेंगे। लेकिन मैंने उस टाइम पे ये किया कि जैसा थोड़े बहुत पैसे हैं कि हम किराए के मकान में ना रह के अपना मकान ले लें। जो कि अक्सर पेरेंट्स हाँ, की तो- सोच रहती है कि जॉब करो और एक मकान ले लो। हाँ, तो तय हो गया, देख लिया सारी बात। तो कुलतार ने कहा पापा मकान से कंपनी नहीं बन सकती, कंपनी अगर वो भरोसा रखो तो कंपनी से मकान हो जाए। तो हमने इसकी भावना देखी, हमने इसका साथ दिया। और साथ देने में पहली दफे एक कंप्यूटर मेज और ये कुछ पैसे अपने ये वहाँ से मिले थे। तो पहला प्रोजेक्ट इस जो था, जैसे $11 का या कितना मिला, उसने बहुत सफलतापूर्वक किया। इनका एक सीनियर था त्यागी, उसने कहा भाई मैं मदद करूँगा, और हमने रजिस्टर कराई। तो सबसे पहले तो हमें यही परेशानी आई कि जहाँ हम ऑफिस खोलते थे वहीं कुछ ना कुछ लंगा जाता। फिर बदली, फिर एक बदली, 2 बदली। लेकिन जब उसके बाद में 5 या 6 महीने बाद कोशिश के बाद कुछ प्रोजेक्ट ऐसे मिले, उसके बाद में जब दिखाई दिया कि भाई ये रनिंग कर जाएंगे, तो फिर इन्होंने इसके जो पुराने साथी थे उन्हें बुलाया मदद के लिए। और जब ये यहाँ ये इसमें ऑफिस लिया हमने इधर, तो वहाँ जाके ये कंपनी रनिंग कर गई। और उसके बाद आज सब कुछ एशिया की वन ऑफ द लाइक बोल सकते हैं बेस्ट रिसर्च एंड कम्युनिकेशन कंपनी। नहीं, इसकी मेहनत, ईमानदारी, लगन, ये 3 चीज़ जो हैं, और जितने भी लोग हमारी कंपनी में अब तक आए, अगर उन्हें ये लगा कि हम यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकते, वो चले गए। यहाँ जिसने भी काम किया वो अपनी निजी कंपनी करके और ईमानदारी से काम। ईमानदारी, और वो जो एक चौधरी चरण सिंह के सिद्धांत थे, हाँ, तो वो भी मुझे वो अक्सर उसी ही का कुलतार कारण सिंह जी है में कि दिखता है आज- कि वो अपने सिद्धांतों के बड़े पक्के हैं। हाँ, वो नुकसान हो जाए पर सिद्धांत इधर से हाँ, उधर नहीं, होने बिल्कुल चाहिए। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी अपने दर्शकों की साइड से और अपनी साइड से भी, कि आपने अपनी स्वास्थ्य का थोड़ा सा खराब होने के बाद भी हमें अपना कीमती समय दिया और अपना दर्शकों का अनुभव हमारे साथ साझा किया। ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं अपने जीवन को जितना भी शुरू से लेके अभी तक, ऐसा नहीं है कि जीवन में कठिनाई नहीं आती, लेकिन अगर आदमी सच्चाई के रास्ते पे चले वो हमेशा सफल होता है। और पॉजिटिव शक्तियाँ आपका साथ देती हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जो शक्ति सृष्टि को चला रही है, वो शक्ति आपके विचार अगर पॉजिटिव हैं तो वो हमेशा आपका साथ देती है। और यही सफलता का कारण है मेरा, मेरे परिवार का। और कोई भी नास्तिक चीज़, शराब हो, मीट हो, या जिससे नेगेटिवता आती हो, वो हमारे परिवार में या किसी, इसीलिए
वो शक्ति जो है हमारा साथ देती है, और सिद्धांत भी उसमें बहुत बड़ी चीज़ है। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते और सादा जीवन और उच्च विचार रख के चलते हैं, वो हमेशा सफल होते हैं। और इसी का कारण है कि आज हमारा परिवार सुखी है, और हम कामना भी यही करते हैं कि हमारे परिवार कोई किसी किस्म का लालची या वैसा ना पैदा हो। और आज इस उम्र के पड़ाव में मुझे संतुष्टि है कि मेरा संपूर्ण जीवन बहुत ही अच्छा रहा। मेरे जितने साथी हैं वे सारे जो फिलहाल हैं, वे भी इसी चीज़ से प्रभावित होकर अपना जीवन यापन कर रहे, और इससे हमें संतुष्टि है। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक भी आज के हमारे इस पॉडकास्ट से कुछ लेकर जाएंगे, जैसे कि सिद्धांतों की या कुछ सीखेंगे और उसे अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, और उनसे उनके जीवन में कुछ बदलाव आएगा भी, और हमारा आज का युवा भी इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीखेगा। ये मेरा एक उद्देश्य है। ये सदियों का जो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच।